हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन जायसवाल आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एनिमा के बारे में, जिसका नाम शायद हर किसी ने सुना होगा। कभी खुद के लिए हो सकता है उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना हुआ हो, कभी किसी रिश्तेदार का हुआ हो, कुछ भी। तो एनिमा का नाम तो सुना सबने है एक्चुअली, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि ये एनिमा क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो एनिमा क्या होता है सबसे पहले तो देखिए, नाम से ही पता है आपको कि जब किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को पेट में अचानक दर्द होता है, रीज़न नहीं पता होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो हम पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं और बहुत सारे रीजंस के बाद पता लगता है, एनिमा लगाने के बाद जैसे ही पेशेंट का स्टूल पास हुआ उनको रिलीफ मिल गया। तो ये एनिमा क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो बता दूं एनिमा क्या होता है कि ये रेक्टल रूट, जो आपको फिगर डायग्राम में दिख भी रहा होगा, रेक्टल रूट के थ्रू इसको इंसर्ट किया जाता है और जैसे ही इसको इंसर्ट करते हैं ये स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, फीसेस को सॉफ्ट कर देता है, वाटर कंटेंट बढ़ा देता है। यानी कि जो ड्राई स्टूल हो चुका होता है, काफ़ी दिनों से जो लोग फ्रेश होने नहीं गए होते हैं उनके लिए, उनके स्टूल्स क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन की जिनको समस्या होती है, तो उस केस में एनिमा वाटर कंटेंट बढ़ा करके स्टूल को इजीली पास कर देता है, बावल मूवमेंट को प्रोवोक करके, स्टिमुलेट करके। ठीक है, तो अब आपको पता, ये आगे ये बात करते हैं कि आखिर में एनिमा में ऐसे क्या क्या लिक्विड्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इसको इतना कारगर बनाती हैं। तो देखिए, तो जो भी लिक्विड एनिमाज हैं मार्केट में, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे कि एनिमा कितने टाइप्स के होते हैं। तो एनिमा की अगर हम बात करें तो एनिमा दो टाइप्स के हैं। पहला रिटेंशन एनिमा, दूसरा क्लेंजिंग एनिमा। तो रिटेंशन एनिमा क्या होता है, ये थोड़े समय के लिए रेक्टल रूट में रह जाता है, थोड़े समय के लिए इंटेस्टाइन में, बॉडी में रह जाता है, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं जनरली अगर किसी पेशेंट को कोई दवा देनी है रेक्टल रूट के थ्रू, जैसे इन्फ्लेमेटरी बावल डिसीज़ में दी जाती है, तो हम रिटेंशन एनिमा का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें अगर क्लेंजिंग एनिमा चाहिए, क्लेंजिंग एनिमा मतलब अगर पेशेंट के कोलोन रूट की कोलोनोस्कोपी करनी है, या फिर कोलोन कैंसर के केस में डिटेक्शन, कोई बीमारी को डिटेक्ट करना है, अंदर कोलोन या इंटेस्टाइन में क्या चल रहा है, ये चीज़ें देखनी है, तो उस केस में रेक्टम में क्या है, ऐसा देखने के लिए हम क्लेंजिंग एनिमा देते हैं, जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहता है। और ये क्या करता है, स्टूल को बाहर निकाल के उस रूट को पूरा क्लियर कर देता है, जिससे जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स है उसका व्यू क्लियर मिलता है। तो ये जो होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये क्लेंजिंग एनिमा यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए, एनिमा यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो लिक्विड यूज़ होता है, इसमें एक्चुअली में क्या क्या कंटेंट होते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो देखिए, इसमें जो होता है, पहले हम देखेंगे सोडियम फॉस्फेट। तो ये सोडियम फॉस्फेट जो होता है, ये क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है। मार्केट में अगर आप देखने जाएंगे तो इसको सलाइन एनिमा भी कहा जाता है। ठीक है, मार्केट में आप जाएंगे तो ये सलाइन एनिमा के नाम से भी स्टोर्स में मिलती है। इसमें सॉल्ट और वाटर होता है, जो क्या करता है, वाटर को स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, आपको डायग्राम में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा होगा, कोलोन, रेक्टम। तो देखिए क्या करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को ले करके आता है, जिससे क्या होता है, स्टूल इजीली पास हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है। और इसका यूज़ जब ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन होता है उस केस में किया जाता है, कभी कभी अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो। फिर दूसरा आता है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो होता है, ये भी क्या है, जब सलाइन एनिमा, सलाइन का सब्सटीट्यूट, या आप ये कह लीजिए सलाइन की जगह पे हम ग्लिसरीन का यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोलोन जो होता है, कोलोन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को अपने पास खींच के ले आता है, जिससे क्या होता है, जो बावल मूवमेंट होते हैं, उसकी जो बावल जो होती है, उसकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और पेशेंट को स्टूल पास करने की अर्ज होती है, नीड होती है। ठीक है, फिर बीसाकोडाइल।
बिसाकोडाइल की अगर बात करें तो ये क्या करता है, बावल मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है और पेशेंट की अर्ज बढ़ाता है फॉर पासिंग दी स्टूल्स, ठीक है। फिर मिनरल्स, ठीक है, तो मिनरल्स क्या करता है, ये क्या करता है, लोअर एब्डोमेन होता है, इसको क्या करता है, ये लुब्रिकेट करता है, ठीक है। लुब्रिकेट करने के बाद क्या करता है, स्टूल्स को इजीली पास कर देता है, ठीक है। अब हम आते हैं बेरियम की बात अगर करते हैं, तो बेरियम जो होता है ये एक मेटल है, ठीक है। ये क्या करता है कि कोलोन में जा कर के रिलीज होता है। बेरियम क्या करता है कि कोलोन के अंदर की इजीली और क्लियर पिक्चर्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन कब इसका हम यूज़ करते हैं, जब हमें एक्सरे करना हो, कोलोनोस्कोपी करनी हो, या फिर कभी कोलोन कैंसर या फिर रेक्टम में कोई समस्या चल रही है उसको डिटेक्ट करना है, तो हम बेरियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बेरियम का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है बेरियम से कि इसकी ड्यूरिंग कैंसर डिटेक्शन इसकी इमेज बहुत क्लियर आ जाती है अंदर कोलोन और रेक्टम की, इसलिए बेरियम का यूज़ किया जाता है। हालांकि बेरियम एनिमास जो होते हैं ये आजकल ज़्यादा यूज़ में नहीं किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी बात हम बात करेंगे कि एनिमल की क्या यूजेस होते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब आइए यूजेस देख लें, क्या क्या इसके यूज़ हैं। एनिमास दिए तो जा रहे हैं लेकिन इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है, कॉन्स्टिपेशन में आराम दे रहा है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट यूज क्या है, ट्रीट फीकल इम्पैक्शन। फीकल इम्पैक्शन क्या होता है, जब बहुत लंबे समय से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह रही होती है तो उस केस में अंदर स्टूल जो होता है वो सूख जाता है, उसमें वाटर कंटेंट एकदम ख़त्म हो जाता है, ड्राई स्टूल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लम्प्स का फॉर्मेशन होने लगता है रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम में लम्प्स का या कह लीजिए आप गुत्थों का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उस केस को हम कहते हैं फीकल इम्पैक्शन। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी हमारा एनिमा बहुत कारगर है, क्योंकि आपको पता है ये वाटर कंटेंट जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा पानी को, वाटर के मूवमेंट को बढ़ाएगा, वैसे ही स्टूल पास हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं डिलीवरिंग मेडिकेशन में। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया रिटेंशन और क्लिनजिंग। रिटेंशन हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई दवा देनी हो, तो ठीक इसी तरह से मेडिकेशन को डिलीवर करने का काम भी एनिमा कर देता है। कैसे, अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में एक मेडिसिन है जो है मेसलामीन। तो मेडिसिन जो है मेसलामीन, ये कैसे किस फॉर्म में दी जाती है, ये या तो पेशेंट ओरल ले ले या तो इसको सपोजिटरी के फॉर्म में। सपोजिटरी वो डोजेज फॉर्म होती हैं जो डायरेक्ट रेक्टल रूट में इंसर्ट की जाती हैं। आपको डायग्राम में भी क्लियरली विजिबल हो रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा। तो रेक्टल रूट में सपोजिटरी इंसर्ट की जाती है, और दूसरा फॉर्म जो होता है वो होता है एनिमास के फॉर्म में दे दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, ये जो एनिमा का फॉर्म है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी और कारगर सिद्ध होता है अगर इन्फेक्शन रेक्टम से आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो उस केस में एनिमा का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो मेसलामीन है ये लंबे समय तक, ये जो लिक्विड जो होता है लंबे समय तक रह जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से ड्रग को भी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने का मौका मिल जाता है और दवा भी अपना काम आराम से कर पाती है। तो ये लंबे समय तक इस लिक्विड के रहने का ये फ़ायदा होता है एनिमा का, ठीक है। तो इसलिए एनिमा जो होती है ये सबसे प्रिफर्ड होती है अगर हमें मेडिसिन डिलीवर करनी है तो। फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसका एनिमा का और किस लिए यूज़ किया जाता है, सिग्मोइडोस्कोपीज़ अगर करनी है या फिर कोलोनोस्कोपी करनी है। तो सिग्मोइडोस्कोपी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कोलोन के लोअर पार्ट को देखने के लिए, आपको डायग्राम में विजिबल हो रहा होगा, कोलोन के लोअर पार्ट को अगर देखना है तो हम उस केस में से उस कंडीशन को कहते हैं सिग्मोइडोस्कोपी, और उस केस के लिए भी हम एनिमा को यूज़ करते हैं क्योंकि ये उस पोर्शन को पूरी तरह से क्लियर कर देगा, स्टूल पूरा बाहर, कंटेंट पूरा बाहर आ जाएगा, तो पिक्चर बहुत अच्छी क्लियर आती है, ठीक है।
कोलोनोस्कोपी करनी होती है हेल्थ केयर को, कोलोन का विजिबल पिक्चर चाहिए, व्यू चाहिए, तो उस केस में एक्सरे करना है या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए आगे बढ़ना है तो उस केस में। तो ये हमारे एनिमा का यूज़ है। देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप हमें वहाँ भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि एनिमा को इंसल्ट कैसे किया जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है। कभी कभी पेशेंट इसको सेल्फ भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि एनिमा जो होता है उसकी जो ट्यूब होती है, उसका जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसको, यानी टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो पेशेंट को उस पोजीशन में लेट जाना है ताकि जो वाटर कंटेंट है वो मैक्सिमम अवेलेबल हो जाए। तो जनरली पेशेंट को लेफ़्ट साइड करके लिटाया जाता है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड करके पेशेंट को लिटा देते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट की जो पैर होते हैं वो फोल्ड कर दिया जाता है ताकि उसके पैर चेस्ट तक हो जाएं, ठीक है। जिस पोजीशन में हम और आप कभी कभी रातों में सोते भी हैं, तो उस पोजीशन में पेशेंट को लिटा दिया जाता है और फिर आराम से रेक्टम के थ्रू उस जो क्लियर ओपनिंग होती है वहाँ उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जिस बॉटल में ये एनिमा के लिक्विड्स होते हैं उसको दबाते हैं और वो लिक्विड पेशेंट के रेक्टम रूट के थ्रू अंदर पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। फिर उसके बाद हम धीरे से पाइप को रिमूव कर लेते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना होता है, पेशेंट को अपने बावल का मूवमेंट करवाना भी होता है। ऐसा पेशेंट को जब लिक्विड दी जा रही है तो पेशेंट को बावल का मूवमेंट करना है, रेक्टम का मूवमेंट करते रहना है कि ऐसा पेशेंट को फील होना चाहिए कि अब हमें अर्ज हो रही है स्टूल पास करने की। और अगर एनिमा देने के 10 मिनट बाद भी स्टूल नहीं पास हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट तुरंत कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर हम जब भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट को रेक्टम रूट से ये एनिमा इंसर्ट किया जा रहा है उस वक्त अगर कोई ब्लीडिंग हो जाए या पेन हो जाए या वो चीज़ अंदर नहीं जा रही है तो तुरंत ही इस प्रोसीजर को रोक देना चाहिए और डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है एनिमा को इंसर्ट करने का। अब देखिए, अब अक्सर लोगों का सवाल होता है क्या ये एनिमा सेफ़ होता है। ये जनरली सेफ़ है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसे सही तरीके से दी जा रही है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से ली जा रही है या गलत तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको दे रहे हैं तो फिर समस्या है। क्या समस्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के संग संग डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो सकती है, साथ ही साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर सही तरीके से एनिमा नहीं इंसर्ट की जा रही है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। तो ये हुआ। अब देखिए, कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एनिमा के। वो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं लेकिन फिर भी मैं उनको यहाँ आपको बता दे रही हूँ जो लोग सेल्फ एडमिनिस्टर करते हैं उनके प्रिकॉशंस के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी आई, अक्सर मुझसे लोग आप पूछ सकते हैं कि सपोजिट्री में और एनिमा में क्या फ़र्क हुआ। देखिए, सपोजिट्री जो होती है वो रेक्टल रूट के लिए छोटी सी टैबलेट ही आती है, कैप्सूल टाइप की आती है जो पेशेंट के रेक्टम रूट में इंसर्ट कर दी जाती है और वो सपोजिट्री अपना काम अंदर करती है। लेकिन एनिमा के केस में जैसे कि आपको बताया मैंने, पाइप का टिप होता है उसको इंसर्ट की जाती है, फिर उसको धीरे धीरे बॉटल स्क्वीज़ करके उस टिप को बाहर निकाल दी जाती है जैसे ही बॉटल का पूरा लिक्विड पेशेंट की बॉडी के अंदर चला जाए तब, ठीक है। तो सपोजिट्रीज और एनिमा में ये डिफरेंस है। फिर अब आगे बात करते हैं सीरियस साइड इफ़ेक्ट की। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है तो प्रोसीजर रोक दें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा क्या है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या फिर उसकी यूरिनेशन कम हो रही है, ऐसा इसीलिए हो सकता है डिहाइड्रेशन हो गया हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ हो, तो इस केस में तुरंत ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसके लिए डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, उसको चक्कर टाइप के आ रहे हैं, हमेशा ड्राउजीनेस फील हो रहा है, या फिर उसके पैरों में या फिर उसके तलवे में या फिर एंकल्स में स्वेलिंग आ गई है, तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है।
ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है एनिमा का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि एनिमा कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, उसके लिक्विड्स में क्या क्या होता है, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, सेफ्टी क्या कंसर्न है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, यूजेस क्या हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सजेशंस हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे सुझाव दे सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, किसी नई समस्या पे बातें करेंगे, नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।